डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 के पेपर 2 के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ड्रीम की चर्चा करेंगे तथा मुख्यतः फ्राइडियन थ्योरी ऑफ ड्रीम पर फोकस करेंगे। स्वप्न एक ऐसी घटना है जो हम सबों के साथ घटित होती है। कभी स्वप्न सुखद होते हैं तो कभी दुखद होते हैं और कुछ मिश्रित स्वभाव के होते हैं। हम सभी इसके स्वरूप को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आदिकाल के दार्शनिकों एवं विशेषज्ञों का मत था कि स्वप्न का स्वरूप अलौकिक होता है, अतः स्वप्न के समय आत्मा शरीर का परित्याग करके भ्रमण करती है तथा उसे कुछ अनुभव प्राप्त होता है। इस अवस्था में आत्मा जो कुछ देखती है या सुनती है वही स्वप्न है। आजकल मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वप्न के स्वरूप की व्याख्या कुछ अलग ढंग से की जाती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों जैसे फ्रायड, जूंग, एडलर, ब्राउन आदि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि स्वप्न एक मेंटल प्रोसेस है। इन लोगों के अनुसार भिन्न भिन्न तरह के मानसिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं और स्वप्न भी इन्हीं लगातार चलने वाली क्रियाओं में से एक है। इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए ब्राउन का कहना है कि स्वप्न विभ्रम है जिन्हें हम सभी प्रत्येक रात्रि अनुभव करते हैं, और जब हम जागते हैं तो इसका विभ्रमिक स्वरूप बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए यह भी कहा गया है कि स्वप्न एक मानसिक क्रिया है जो अचेतन मन की सही तस्वीर उत्पन्न करते हुए व्यक्ति की दमित मानसिक संघर्षों का निराकरण इच्छा पूर्ति के लिए निद्रा अवस्था में करता है। स्वप्न के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत अद्वितीय है। इन्होंने मनोविज्ञान, विशेषकर असामान्य मनोविज्ञान में अनेक सिद्धांतों का जन्म दिया है, लेकिन स्वयं फ्रायड भी स्वप्न सिद्धांत को अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। इस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में 1900 ईस्वी में प्रकाशित किया। फ्रायड के पहले विश्व के सभी धार्मिक साहित्य में इसकी चर्चा मिलती है। फ्रायड के पहले यह भी धारणा था कि कुछ स्वप्न सार्थक होते हैं, इनका व्यक्ति के जीवन में महत्व होता है और ये स्वप्न भविष्यवक्ता होते हैं। लेकिन अधिकतर स्वप्न निरर्थक होते हैं और व्यक्ति के जीवन में इनका कोई महत्व नहीं होता है। उनका यह भी कहना था कि स्वप्न की उत्पत्ति व्यक्ति के चेतन मन के बहुत ऊपर या चेतन मन के बहुत नीचे के स्तर से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चेतन स्तर पर बहुत सी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति असमर्थ रहता है। तो ऐसी हालत में व्यक्ति दिवा स्वप्न एवं कल्पना के द्वारा जागृत अवस्था में इच्छा की पूर्ति करता है। फ्रायड ने यह बतलाया कि सिर्फ जागृत जीवन में ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, बल्कि निद्रा अवस्था में भी अपनी इच्छा की पूर्ति अचेतन रूप से स्वप्न के रूप में करते हैं। फ्रायड ने बतलाया कि कुछ स्वप्न के कारण स्पष्ट मालूम होते हैं और कुछ स्वप्न के कारण स्पष्ट मालूम नहीं पड़ते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि जहाँ कारण स्पष्ट नहीं भी मिले वहाँ पर भी यह समझना चाहिए कि स्वप्न का अवश्य ही कोई एक कारण है। इस कारण की जानकारी व्यक्ति के गहरे मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन करने के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से फ्रायड ने यह बतलाया कि प्रत्येक स्वप्न का एक कारण होता है जो स्वप्न दृष्टा के मानसिक संघर्ष में छिपा रहता है। प्रत्येक स्वप्न व्यक्ति के जीवन में एक महत्व होता है जो उसके मानसिक संघर्ष के निराकरण के लिए उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्वप्न हमारी निद्रा की रक्षा करती है और एक ही घटक के द्वारा हमारी अनेक इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न के रूप में संभव होती है। स्वप्न पूर्णतः मनोवैज्ञानिक स्वरूप के होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के जागृत जीवन से रहता है।
फ्रायड ने स्वप्न की व्याख्या के क्रम में बतलाया कि जब बहुत ही अनैतिक विचार ईड के द्वारा चेतना में प्रस्तुत किया जाता है तो सुपर ईगो के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो ऐसी हालत में चेतन मन में एक तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए दमन के द्वारा इसे चेतन से अचेतन मन में कर दिया जाता है। इसमें से कुछ इच्छाएं अचेतन में जाकर निष्क्रिय हो जाती हैं। इनका प्रभाव स्वप्न की उत्पत्ति पर नहीं होता है, लेकिन जो इच्छाएं अचेतन मन में निष्क्रिय नहीं होती हैं वे पहले की अपेक्षा और भी बलवती हो जाती हैं और चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं। लेकिन चेतन और अचेतन के बीच में एक सेंसर होता है जो चेतन मन की इच्छाओं को अचेतन मन में तो जाने देता है, लेकिन अचेतन मन की इच्छाओं को चेतन मन में आने नहीं देता है। निद्रा की अवस्था में सेंसर का कार्य कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण अचेतन इच्छा को चेतन मन में आने का मौका प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में भी अचेतन मन की इच्छाओं का प्रतिबंध सेंसर का भय लगा रहता है। इसीलिए स्वप्न कार्य के द्वारा अपनी वास्तविक रूप को छिपाकर छद्मवेश में चेतना में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से फ्रायड ने बतलाया कि अचेतन मन की दमित इच्छाएं स्वप्न में चेतना में आकर अपनी इच्छा की पूर्ति करती हैं। इसीलिए इनका कहना है कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। फ्रायड ने स्वप्न की व्याख्या के क्रम में दो प्रकार के कंटेंट्स की चर्चा किया है। पहले को मैनिफिक्स्ड कंटेंट तथा दूसरे को लेटेंट कंटेंट कहते हैं। स्वप्न का जो हिस्सा स्वप्न दृष्टा को याद रहता है तथा लोगों को कहता और सुनता है, स्वप्न के उस हिस्सा को मैनिफिस्ट कंटेंट कहते हैं। यह स्वप्न का निरर्थक तथा उद्देश्यहीन प्रतीत होता है। इसका विश्लेषण करने पर जो कुछ भी प्राप्त होता है वह लेटेंट कंटेंट है। यही स्वप्न का असली कारण है। फ्रायड ने यह बतलाया कि प्रत्येक स्वप्न का एक खास प्रकार के भाषा में व्यक्त करता है। इस भाषा को समझना एक कठिन काम है। यह सिंबॉलिक स्वरूप के होते हैं। इसलिए फ्रायड का कहना है कि स्वप्न सिंबॉलिक होते हैं। उन्होंने अनेक सिंबॉल का निर्माण किया एवं उसका एक निश्चित अर्थ भी प्रदान किया और यह बतलाया कि यह अर्थ सभी व्यक्ति के लिए और सभी संस्कृति के लिए एक समान होता है। अर्थात इन्होंने सिंबल्स को यूनिवर्सल मीनिंग प्रदान किया है। फ्रायड ने यह बतलाया कि स्वप्न एक विभ्रमकारी घटना है, क्योंकि मनुष्य के अचेतन मन में जो इच्छाएं, संघर्ष और विचार रहते हैं वही विभ्रमकारी रूप धारण कर निद्रावस्था में उपस्थित होते हैं। फ्रायड ने स्वप्न संबंधी अपने विचार को व्यक्त करते हुए बतलाया कि स्वप्न हमारे नींद के अभिभावक हैं। फ्रायड ने स्वप्न की व्याख्या के क्रम में यह बतलाया कि अनैतिक इच्छाएं डिस्प्लेसमेंट, सिंबोलाइजेशन, कंडेंसेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन तथा आइडेंटिफिकेशन के आधार पर छद्म वेश धारण कर स्वप्न में उपस्थित होती हैं। इनके अनुसार स्वप्न हमारी अचेतन कामुक इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इसीलिए फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत को विश फुलफिलमेंट थ्योरी ऑफ ड्रीम भी कहा जाता है। फ्रायड के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई हैं। मुख्य आलोचनाएं ये हैं कि फ्रायड का स्वप्न संबंधी विचार मानसिक रोगियों के अध्ययनों पर आधारित है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत की आलोचना के क्रम में बतलाया कि फ्रायड के अनुसार स्वप्न के लिए दमन आवश्यक है, लेकिन बिना दमन के कारण भी स्वप्न उपस्थित होते हैं। फ्रायड ने स्वप्न की व्याख्या के क्रम में कुछ सिंबल्स का निर्माण किया है तथा उसका यूनिवर्सल मीनिंग प्रदान किया है, लेकिन इसकी आलोचना करते हुए यूंग का कहना है कि स्वप्न के जो सिंबल होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, बल्कि उनका सब्जेक्टिव मीनिंग होता है।
इस प्रकार से देखते हैं कि फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत कुछ विशेषताएं और कुछ आलोचनाओं के साथ उपस्थित हैं, लेकिन वैज्ञानिक समीक्षा के आधार पर यह कह सकते हैं कि फ्रायड का स्वप्न सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पहलू की व्याख्या वैज्ञानिक रूप में करने में समर्थ है।